सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कॉट स्टीलिंग के बारे में। ये कहानी है एक मामूली बारटेंडर की जो एक साधारण सी जिंदगी जीता है, मगर एक दिन उसका एक पड़ोसी उसे जिम्मेदारी देता है और वहाँ से उसकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क शहर का दृश्य आता है और ये वक्त है 1998 का। यहीं पर हम एक बार को देखते हैं। बार के अंदर एक बारटेंडर है जिसका नाम है हैंक। वो पूरे समय यहीं पर काम करते रहता है। रात में जैसे ही उसकी शिफ्ट खत्म होती है वो देखता है कि दरवाजे पर उसकी गर्लफ्रेंड आई हुई है जिसका नाम है इवान। ये दोनों थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और आने लगते हैं अपने घर की तरफ। जैसे ही हैंक दरवाजे पे पहुंचता है वो देखता है अपने पड़ोसी रस को। रस कहता है कि मेरे पिता की तबीयत खराब है, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बिल्ली का ख्याल रखो। इस बात को सुनने के बाद हैंक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हारी बिल्ली काटती है और मुझे बिल्लियां पसंद भी नहीं है। तब इवान कहती है कि तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, मुझे बिल्लियां पसंद है, उसे रख लो। तब इनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है। इसी बीच इनका एक और पड़ोसी बाहर आता है जिसका नाम है ड्वेन और इन्हें कहता है कि क्या तुम लोग शांत हो सकते हो थोड़ी देर के लिए, मुझे सोना है। इस बात को सुनने के बाद रस भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है। वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। तब ड्वेन अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। अब रस निकल जाता है यहाँ से। हैंक ऐसे ही चिल्ला रहा है कि वो बिल्ली को नहीं रख सकता, मगर वो नहीं सोता। ना चाहते हुए भी अब इन्हें बिल्ली को अपने पास रखना पड़ता है। अंदर आने के बाद इवान मजाक करने लगती है हैंक से। वो एक बंदूक निकाल करके तानती है उसके तरफ, मगर थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि ये बंदूक नहीं बस एक लाइटर है। वो सिगरेट जलाती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह सुबह जैसे ही हैंक की आंख खुलती है वो बाहर बैठ करके अपने घुटने को देखने लगता है जिसपे चोट लगी है। इवान आकर के कहती है कि क्या तुम ठीक हो? हैंक कहता है कि हाँ। तब वो बताती है कि उसे काम पे जाना है। उसके जाते ही हैंक अपना नाश्ता बनाने लगा है। तभी वो देखता है कि बिल्ली को भी शायद भूख लगी है, इसीलिए वो आ रही है उसके खाने के पास। तब वो रस के दरवाजे की चाबी लेता है और बाहर आ जाता है ताकि घर के अंदर से वो बिल्ली के लिए खाना निकाल सके। तभी यहाँ पर दो लोग आते हैं और वो हैंक से पूछते हैं कि रस कहाँ पे है। हैंक कहता है कि मुझे पता नहीं। तब वो घुसने लगते हैं उसके दरवाजे के अंदर, लेकिन हैंक उन्हें रोक करके कहता है कि तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तब ये दोनों भड़क जाते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं हैंक को बड़ी ही बेरहमी से। उसे इतनी बेरहमी से पीट रहे हैं जिसे देखने के बाद ड्वेन भी बाहर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुरंत पुलिस वालों को बुला रहा हूँ। तब ये लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक आदमी भाग करके जाता है ड्वेन को मारने के लिए, मगर ऐन वक्त पे उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया है। ये लोग देखते हैं कि हैंक बुरी तरीके से घायल है। तब वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वापस नहीं आएंगे। हैंक का चोट बहुत ही गहरा है, वो बेहोश हो जाता है। तब कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम हैंक को देखते हैं जो कुछ साल पहले अपने ही शहर में हुआ करता था। वो एक बेसबॉल का बहुत ही बढ़िया प्लेयर था। आज उसका बेसबॉल का मैच है। वो बहुत ही खुश होकर के जा रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अचानक उसके सामने एक गाय आ जाती है। उसे बचाने के लिए वो जैसे ही गाड़ी मोड़ता है, गाड़ी सीधा जाकर के टकराती है पोल से। अब कहानी फिर से चली आती है वर्तमान समय में। हैंक देखता है कि इवान उसके पास बैठी है और हैंक हॉस्पिटल में। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है कि तुम पिछले 2 दिनों से बेहोश थे, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हारी एक किडनी डैमेज हो गई थी तो डॉक्टर्स ने उसे निकाल दिया। अब तुम्हारे पास एक ही किडनी है। मगर हैंक को किडनी की नहीं बल्कि अपनी माँ की चिंता है, क्योंकि 2 दिनों से उसने बात नहीं किया। वो तुरंत अपनी माँ को कॉल करता है और बताता है कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसीलिए वो कॉल नहीं कर पाया। तब इवान उसे देख करके हंसती है कि वो अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। फिर हैंक इवान से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हॉस्पिटल वाले बहुत ही ज्यादा बिल बना देंगे और उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। ये दोनों निकल जाते हैं। टैक्सी में बैठने के बाद इवान सारे रूल्स बताने लगती है कि हैंक अब क्या कर सकता है और क्या नहीं। सबसे पहला रूल है कि अब वो शराब नहीं पी सकता। हैंक कहता है कि शराब पर ही मेरी जिंदगी चल रही है। घर आने के बाद वो सारी चीजों के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे जिंदगी में और भी सीरियस होना है। मैं शराब छोड़ दूंगा और अपने रिश्ते को भी लेकर के मैं सीरियस होना चाहता हूँ। इवान मुस्कुरा के जाती है और कहती है कि तुम्हें जब भी हमारे रिश्ते के बारे में बात करना हो मुझे बुला लेना। उसके जाते ही हैंक काम पे लग जाता है। सबसे पहले वो सारे के सारे शराब को बाहर आया कमोड में। तभी वो देखता है कि बिल्ली उसके बिस्तर के पास है और वो एक बोतल पे पैर मारती है और सारा का सारा शराब गिर जाता है उसके बिस्तर पे। वो आकर के बेडशीट को साफ करता है, मगर समझ जाता है कि उसे अब लॉन्ड्रोमेट जाना पड़ेगा। वो चला आता है कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के बाद वापस आते समय वो उन्हीं 2 लोगों को देखता है जिन लोगों ने उसे पीटा था। वो भाग करके जाने लगता है ताकि अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस सके। तभी उसे ऊपर से आवाज सुनाई पड़ती है कि कुछ लोग रस के दरवाजे को तोड़ रहे हैं और वो इन सब झमेले में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए अपना चेहरा छुपा करके सीधा भागता है छत पे और छत की सीढ़ियों का इस्तेमाल करके चला आता है अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास। जब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जा रहा होता है तभी वो आवाज सुनता है रस के अपार्टमेंट से। वो झांकता है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, मगर एक आदमी उसे देख लेता है। इस चीज को देखते ही भाग करके हैंक घुस जाता है अपने अपार्टमेंट के अंदर। वो आदमी आकर के खिड़की से झांकता है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। मगर जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं हैंक सीधा कॉल करता है डिटेक्टिव रोमन को और उसे घर पे बुलाता है। रोमन आने के बाद पूछताछ करने लगती है कि आखिर वो लोग कौन थे। हैंक कहता है कि
वो लोग शायद यूक्रेनियन थे। रोमन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वर्षों पहले रशियन माफिया ने सबको खत्म कर दिया था और अभी रशियन माफिया ही इधर है, तो वो लोग जरूर रशियन होंगे। तुम रस के बारे में क्या जानते हो? हैंक कहता है कि कुछ नहीं। तब वो बताती है कि वो एक ड्रग डीलर है और वो पूरे शहर में ऐसी चीजें बेचता है। मैं बहुत समय से उसके पीछे लगी हुई थी, अब मुझे फाइनली उसे गिरफ्तार करना है। उसके बाद वो दो लोगों की तस्वीर दिखाती है और कहती है कि ये दोनों यहूदी हैं और बहुत ही खतरनाक, वो लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। जैसे ही तुम इन दोनों को देखो सीधा मुझे कॉल करना। इतना कह के वो चली जाती है और हैंक लग जाता है काम पे। जब वो घर की सफाई कर रहा होता है तभी उसे बिल्ले की पोटी नजर आती है जिसे वो बाहर फेंकना चाहता है। तभी वो ट्रे में देखता है कि ये पोटी बहुत ही अनयूजुअल है। जब वो उसे पलटता है तो पता लगता है कि ये पोटी नहीं बल्कि खिलौना है और खिलौने के अंदर एक चाबी छुपी हुई है। इस चीज को देखते ही हैंक सीधा कॉल करने की कोशिश करता है रोमन को, मगर रोमन का कॉल नहीं लगता। तभी वो दरवाजे पर आकर के देखता है उन्हीं दो यहूदियों को जो रस के दरवाजे को तोड़ करके अंदर चले जाते हैं। तब वो डर करके सीधा पहुंचता है अपने बार में और बात करने की कोशिश करता है अपने बॉस पॉल से, मगर पॉल कोई बात नहीं करता। इनकी फेवरेट बेसबॉल की टीम जीती हुई है। वो उसे शराब पिला देता है। शराब पीने के बाद अब पूरी तरीके से यहाँ पे पागल हो चुका है हैंक। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता। तब उसे लेने के लिए इवान आती है। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तब हैंक कहता है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय कचरा के। इस बात को सुनते ही इवान भड़क जाती है और कहती है कि तुम मुझे कचरा समझते हो। वो गुस्सा होकर चली जाती है। हैंक ऐसे ही हालत में आता है अपने घर के दरवाजे तक, मगर वो बिल्डिंग में दाखिल हो पाता उससे पहले ही वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद वो अपने सारे कपड़े बाहर छोड़ करके सिर्फ अंडरवेयर में आता है ऊपर और घर में आते ही बेहोश हो जाता है। सुबह में जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो उन्हीं दोनों रशियन माफिया को देखता है और उनसे पूछता है कि मेरी बिल्ली कहाँ पे है। तब वो लोग कहते हैं कि वो जिंदा है, उसने मुझे काटने की कोशिश की तो मैंने उसे किक मारा। तभी यहाँ पर इनका बॉस आता है जिसका नाम है कोलोराडो और आते ही हैंक से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो वरना हम तुम्हें टॉर्चर करना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों आदमी उसे पीटने के लिए तैयार है। तब हैंक कहता है कि मुझे एक चाबी मिली है बस। ये लोग कहते हैं कि चाबी कहाँ पे है? वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं कि आखिर चाबी गई कहाँ। तब ये लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। ये लोग उसे सोफे पे लिटाते हैं और एक एक करके उसके टांके निकालने लगते हैं। तब वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनने के बाद ड्वेन आता है दरवाजे पे। उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तब ये लोग उसे गाली देते हैं। गाली को सुनने के बाद वो कहता है कि मैं अभी पुलिस वालों को बुलाता हूँ। इस चीज को देखते ही ये दोनों भड़क करके जाते हैं दरवाजे पे उसे पीटने के लिए, मगर वो भाग करके दरवाजा बंद कर लेता है। तब कोलोराडो इन पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग उसे मारने के लिए क्यों गए? अब वो तुरंत यहाँ पे पुलिस वालों को बुलाएगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मगर वो जाने से पहले अपना नंबर लिख करके देता है हैंक को। उसे कहता है कि किसी को भी कॉल मत करना, जैसे ही तुम्हें चाबी मिलती है सीधा मुझे कॉल करो वरना तुम जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसी ही हालत में हैंक सीधा पहुंचता है इवान के पास। वो उसका उपचार करती है। तब वो उसे कहता है कि अब तुम्हें ही टाँके लगाने पड़ेंगे, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका वरना पुलिस वाले आ जाएंगे मेरे पीछे। तब वो ग्लू से उसके घाव को चिपका देती है और पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हैंक कहता है कि मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरी रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसे कुछ याद आता है। वो इवान को कहता है कि मैं तुमसे आकर के बात करूंगा। इतने कहने के बाद वो जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि वही यहूदी भाई उसके पीछे लगे हुए हैं। वो भागने लगता है, वो लोग उसका पीछा करते हैं। वो भागते जाता है और वो लोग ऐसे ही उसके पीछे चिल्लाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो जा करके छुप जाता है। उसके छुपने के बाद उसके पास कॉल आता है कोलोराडो का। वो उसे कहता है कि तुम्हें अब तक चाबी नहीं मिली, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता? मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड के बारे में भी जानता हूँ। इन बातों को सुनने के बाद वो भागते हुए वापस आता है अपनी गर्लफ्रेंड इवान के पास। तब वो देखता है कि उसकी लाश पड़ी हुई है दरवाजे पे, किसी ने उसके भेजे में गोली मारी है। वो सीधा रोता हुआ आता है रोमन के पास। रोमन सारी चीजों को देखती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारा पूरा इतिहास है कि तुम बेसबॉल के अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। एक एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा घुटना टूटा, उसके बाद से तुम कभी भी बेसबॉल नहीं खेल पाए। तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी मारा गया। हैंक इन सारी चीजों को याद करता है और रोता है कि पहले उसकी वजह से उसका बेस्ट फ्रेंड मारा गया और अब गर्लफ्रेंड भी मारी गई। तब रोमन उसे लेकर के जाती है एक रेस्टोरेंट में और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है किसने मारा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? तब वो कोलोराडो का नाम लेता है। रोमन कहती है कि शायद वो आदमी ऐसा नहीं कर सका, वो सिर्फ बात करने वालों में से है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा होगा यहूदी भाइयों ने। जिस तरीके से उसके भेजे में गोली मारा गया है ये उनका ही स्टाइल है। हैंक उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे बस एक चाबी मिली है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता ये लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हैं। तब रोमन उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है कि शहर में दो पार्टीज हैं जो पैसों का फेरबदल करती है और बहुत सारे पैसे आए थे रस के पास। रस ने उन सारे पैसों को छुपा करके रखा है। जिस जगह पे पैसे हैं वो चाबी उसी जगह की है। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मैंने पूरी पुलिस फोर्स को बुलाया है। तभी यहाँ पर कोलोराडो आ जाता है अपने आदमियों के साथ। तब हमें पता लगता है कि रोमन इनके साथ मिली हुई है। उसे अब तक चाबी के बारे में पता नहीं लगा था, इसीलिए वो आराम से बात कर रही थी हैंक से। ये लोग कहते हैं कि हमें चाबी के पास लेकर के चलो। तब हैंक इन्हें लेकर के आता है अपने बार के पास और इन्हें कहता है कि मैं अंदर से चाबी लेकर के आता हूँ। अंदर आते ही वो बात करता है पॉल से और कहता है कि कल रात मैंने तुम्हें एक चाबी दी थी, वो चाबी कहाँ पे है? पॉल कहता है कि तुम किस चाबी की बात कर रहे हो? इन दोनों के बीच ऐसे ही बातें होती रहती है, मगर रोमन अपने आप को बाहर नहीं रोक पाती और ना ही कोलोराडो। वो लोग अंदर आते हैं और रोमन कहती है कि मुझे चाबी दे दो वरना मुझे पूरे जगह की तलाशी लेनी पड़ेगी। पॉल कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हारे पास वारंट भी नहीं है इस जगह की
तलाशी लेती। पॉल के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो भिड़ जाता है कोलोराडो से। तब कोलोराडो उसे शूट कर देता है। उसके बाद वो बंदूक तान देता है पॉल पे और कहता है कि अभी के अभी चाबी दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस चीज को देखने के बाद रोमन समझ जाती है कि अब वो शूट कर देगा पॉल को। तब वो कोलोराडो को शूट कर देती है और एक बंदूक रख देती है ले जा करके उस आदमी के हाथ में जिसको मारा था कोलोराडो ने, ताकि लगे कि इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है। अब पॉल भी डरा हुआ है। रोमन उससे पूछती है कि चाबी कहाँ पे है। वो कहता है कि मेरे सेफ में। ये लोग अंदर आते हैं और रोमन सेफ को खोलने लगती है मगर बार बार गलत पासवर्ड बताते रहता है पॉल। तब वो पॉल को कहती है कि तुम खोलो। पॉल जैसे ही सेफ खोलता है अंदर से बंदूक निकाल करके चलाने लगता है इनके ऊपर। हैंक अभी भी अंदर है। उन लोगों ने दरवाजे को बंद कर लिया और गोलियां चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही पॉल दरवाजा खोलता है रोमन उसे शूट कर देती है। तब हैंक फिर से दरवाजे को बंद करता है। रोमन बार बार उसे बाहर आने के लिए कहती है मगर वो बाहर नहीं आता। तब रोमन को जाना पड़ता है क्योंकि जल्दी ही यहाँ पर पुलिस वाले आएंगे। उसके जाते ही यहाँ से हैंक भी निकल जाता है। वो भागते हुए जब अपनी बिल्डिंग के पास पहुंचता है तभी दरवाजे पर उसे उल्टी नजर आती है। तब उसे याद आता है कि उल्टी करने के बाद उसने अपने सारे कपड़ों को यहीं पर फेंका था। बगल में ही एक भिखारी लेटा हुआ है जिसने उसकी पैंट पहनी है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि देखो दोस्त तुम इस पैंट को रख सकते हो मगर इसमें एक चाबी थी, क्या तुमने उसे देखा है? वो भिखारी चाबी निकाल करके दे देता है जिसे लेकर के अब सीधा हैंक पहुंचता है अपने अपार्टमेंट में। तो देखता है कि किसी ने उसके अपार्टमेंट की ऐसी तैसी कर दी है, यानी कि यहाँ पर तलाशी ली गई है। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो बेसबॉल का बैट उठाता है और आता है दरवाजे के पास। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो सामने वाले आदमी के सर पे मारता है बेसबॉल बैट से। तब उसे पता लगता है कि ये रस है। वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे किस झमेले में फंसा दिया है, ये चाबी किस चीज की है? तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड इवान मारी गई। तब रस को भी बुरा लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, मेरे साथ चलो। वो नीचे आकर के कहता है कि गाड़ी चलाओ मगर एक्सीडेंट के बाद से हैंक ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया है। वो नहीं चलाता। तब रस ही गाड़ी चलाने लगता है और पूरी कहानी बताता है कि जब वो छोटा था तभी वो यहूदी भाइयों से मिला था और उनके साथ काम करने लगा। यहूदी भाई उसे नशे की सारी चीजें देते थे बेचने के लिए, जिन्हें लेकर के वो पहुंचता था कोलोराडो के क्लब में और इस तरीके से उनका धंधा चलने लगा। थोड़े समय पहले यहूदी भाई एक बहुत बड़ा नशे का पदार्थ लेकर के आए थे जिससे बहुत सारा पैसा बन सकता था। जब मैंने उसे बेचना शुरू किया तभी मुझे पकड़ लिया रोमन ने और उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि बताओ ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। उसने कहा कि अगर मैं उसका खबरी बन जाऊं तब वो मुझे छोड़ देगी। लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि रोमन भी मिली हुई है और उसे बस अपना हिस्सा चाहिए इन सारी चीजों में। तब ये तीनों एक साथ मिलकर के काम करने लगे। लेकिन इनमें से किसी को किसी पर भी भरोसा नहीं था। सारे के सारे पैसे मेरे पास आते थे और मैं इन्हें एक एक हिस्सा देता था। जिस दिन मेरे पास पैसे आए उसी दिन मुझे पता लगा कि मेरे पापा बीमार हैं और मैं लंदन चला गया। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि मेरे पापा पहले ही मर चुके हैं। मगर यहाँ पर इन सबको लगने लगा कि मैं पैसे लेकर के भाग चुका हूँ और ये सारी भसूड़ी हो गई। अब सारी की सारी बातें हैंक को समझ में आ चुकी है। वो रस का फोन लेता है और सबसे पहला कॉल करता है अपनी माँ को बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है। तभी वो देखता है कि रस ने उसके ऊपर बंदूक तान के रखा है। वो कहता है कि अब चीजें ठीक नहीं हो सकती। अगर मैं सारे पैसे उन्हें दे भी दूं, मेरे पास तकरीबन $5 मिलियन है। सारे पैसे लेने के बाद भी वो मुझे मार देंगे, तो मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हैंक कहता है कि मेरा क्या होगा? रस कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ऑलरेडी फंस चुके हो। इन बातों को सुनने के बाद हैंक फोन देने के बहाने कूद पड़ता है रस के ऊपर। रस बेहोश हो जाता है। तब वो सीधा कॉल करता है रोमन को और कहता है कि मेरे पास पैसे भी हैं और रस भी है, मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा और रस भी, लेकिन उसके बाद मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। रोमन कहती है कि ठीक है, मैं जहाँ बताती हूँ वहाँ पर आओ। अब वो रस को लेकर के वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी रस की आंख खुलती है और वो रोमन को देख करके पागल हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? ये औरत हम दोनों को मार देगी। वो भागने लगता है और सब उसे पकड़ने लगते हैं। इसी बीच गोली चलती है और उन 2 रशियंस में से एक रशियन मारा जाता है। ये लोग भाग के आकर के बैठ जाते हैं कार में। रस कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को किसी और ने नहीं बल्कि रोमन ने ही मारा है। वो सीधा भेजे में गोली मारती है। इसी बीच रोमन हमला कर देती है इनके कार के ऊपर। ये लोग भाग करके चले आते हैं ट्रेन के अंदर और वो लोग अंदर नहीं बैठ पाते। अब रस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मरते समय वो हैंक को कहता है कि तुम अच्छे इंसान हो, मेरी बिल्ली का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देता है। तब रस को छोड़ने के बाद हैंक निकल जाता है ट्रेन से बाहर। मगर बाहर आते ही उसके पास रोमन का कॉल आता है। रोमन कहती है कि तुम मुझसे भाग नहीं सके, अब तक तुम जितने भी लोगों के साथ थे सब मारे जा चुके हैं, अब बारी तुम्हारी माँ की है। मुझे उसका एड्रेस पता है, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं उसे मार दूंगा। तब हैंक परेशान होकर के सीधा कॉल करता है अपनी माँ के पास और कहता है कि वो घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाए। वो बैठ करके रो रहा होता है। तब उसे आइडिया आता है कि वो ऐसे ही शांत नहीं बैठ सकता। सबसे पहले वो चाबी के बाहर का हिस्सा तोड़ता है और चाबी छुपा देता है। फिर सीधा कॉल करता है यहूदी भाइयों को और कहता है कि मैं जानता हूँ पैसे कहाँ पे और चाबी भी मेरे पास है, लेकिन वो मैं तुम लोगों को तभी दूंगा जब तुम लोग रोमन को मार दोगे। ये लोग पूछते हैं कि रस कहाँ पे है। तब वो कहता है कि मैंने रस को मार दिया बेसबॉल बैट से। ये लोग भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं और बात करते हैं कि रोमन ने हमेशा ही इन्हें परेशान किया है, तो उसे मारने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछते हैं कि रोमन कहाँ पे है। हैंक बताता है कि मैंने उसे एक जगह पे मिलने के लिए बुलाया है। ये लोग चले जाते हैं क्लब के बाहर, मगर हैंक को ये लोग बाहर ही बांध देते
देते हैं। हैंक कहता है कि मुझे भी अंदर आकर के देखना है कि रोमन मरी या नहीं। यहूदी भाई कहते हैं कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। वो क्लब के अंदर घुसते ही एक एक करके सबको मारने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से भागती हुई रोमन बाहर जाती है। हैंक को लगता है कि वो भाग ना जाए, इसलिए वो अपने हाथों को खोलता है और उसके पीछे भागने लगा है। तब उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है, यानी रशियन से, जो उसके साथ लड़ता है। मगर हैंक अब सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर आकर के रोमन बंदूक तान देती है। तब वो उसे भी मारता है और उसके पैर में लकड़ी की खपच्ची घुसा देता है। फिर बंदूक उठा करके सीधा तानता है उसके सर में। रोमन हंसती हुई कहती है कि मुझे पता है कि तुम कोई कातिल नहीं हो, तुम गोली नहीं चला सकते। तब हैंक कहता है लेकिन वो लोग चला सकते हैं। तभी दोनों यहूदी भाई आकर के रोमन को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। फिर वो हैंक से पूछते हैं कि चाबी कहाँ पे है। वो आता है बिल्ली के पास और उसके पैरों के बैंडेज से चाबी को बाहर निकालता है। तब वो लोग कहते हैं कि पैसे कहाँ पे है, वहाँ पे हमें लेकर के चलो। वो उसे कहते हैं गाड़ी चलाने के लिए। हैंक कहता है कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तब दोनों भाई कहते हैं कि आज हम यहूदियों का एक त्योहार है, हम गाड़ी नहीं चला सकते, तुम्हें चलाना पड़ेगा। तब हैंक बैठ जाता है ड्राइवर सीट पे। दोनों भाई कहते हैं कि हम तुम्हें मारने वाले थे, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि तुम्हें मार करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि उल्टा अब हम तुम्हें $2 लाख देंगे, जिन्हें लेकर के तुम शहर छोड़ करके जा सकते हो। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी दोनों भाइयों में से एक भाई लाइटर निकालता है और अपनी सिगरेट जलाता है। लाइटर को देखने के बाद हैंक को एहसास होता है कि यह लाइटर इवान का है, यानी कि इन्हीं लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा है। पीछे जो भाई बैठा हुआ है वो बंदूक निकालने लगता है, मगर इवान बिल्कुल शांत रहता है कि जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया है। वो देखता है कि इन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। वो कार को तेज कर देता है। ये लोग चिल्लाते रहते हैं कि वो स्लो करे, मगर जैसे ही उसे पोल नजर आती है वो ले जा करके कार की टक्कर मारता है। हैंक को थोड़ी बहुत चोट आई है, मगर दोनों भाइयों में से एक भाई की इंस्टेंट मौत हो चुकी है और दूसरा भाई नीचे आखिरी सांसें ले रहा है। वो कहता है कि तुम्हें कभी भी गाड़ी नहीं चलाने देनी चाहिए थी। इतना कहने के बाद वो भी दम तोड़ देता है। अब हैंक आजाद है, मगर उसे देश छोड़ना पड़ेगा। लोग उसके पीछे आएंगे, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी। तब यहाँ से बचने के लिए वो अपना हुलिया चेंज करता है और अपने आप को रस की तरह बना करके सीधा पहुंचता है एयरपोर्ट। सारे पैसे उसने एक बैग में डाले हुए हैं। वो अपने ब्रिटिश एक्सेंट का इस्तेमाल करता है और निकल जाता है इस देश से बाहर, सारे के सारे पैसों को लेकर के। वो एक आइलैंड पे जा रहा है जहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। यहाँ आते ही वो सबसे पहला कॉल करता है अपनी माँ को। उसे बताता है कि सब कुछ ठीक है, अब वो अपने घर वापस जा सकती है और उसने एक पार्सल भी भेजा है। जैसे ही उसकी माँ पार्सल खोलती है उसे आधे पैसे मिलते हैं, यानी कि $2 मिलियन, जिससे अपनी वो बची हुई जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिता पाएगी। और बाकी सारे के सारे पैसे अब हैंक के पास हैं, जिनसे वो भी पूरी जिंदगी आराम से घूम पाएगा। वो इस आइलैंड पे बैठ करके ऐसे ही पुरानी चीजों के बारे में सोचता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।